फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। क्वेश्चन पेपर 6 का पार्ट 3 विभाग सी और विभाग डी हम लोग इस पार्ट में करने वाले हैं, यानी व्याकरण विभाग और लेखन विभाग। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने विभाग बी और विभाग ए कर लिया है, यानी गद्य विभाग और पद्य विभाग हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, पेपर 6 का ये आपका हिंदी के गाला पेपर का लास्ट वीडियो रहेगा। ठीक है, और इसके बाद आपका हिंदी का गाला पेपर का पूरा सॉल्यूशन हमने करवा दिया है। ठीक है, हम लोगों ने इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, इसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे पेपर वाइज। ठीक है, तो अगर आपको कोई और डाउट हो, उसका सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड कर देंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। विभाग सी व्याकरण विभाग। क्वेश्चन नंबर 29, 100 सोनार की एक लुहार की। आंसर है आपका कमजोर की 100 चोट तथा बलवान की एक चोट बराबर होती है। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। क्वेश्चन नंबर 30, सहेलगाह। सहेलगाह पर आए हुए यात्री। आंसर है आपका सैलानी। निम्नलिखित संधि छोड़िए। परमात्मा। आंसर है आपका परम प्लस आत्मा। निम्नलिखित संधि जोड़िए। सत प्लस जन। आंसर है आपका सज्जन। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठंडी आह भरना। आंसर है आपका दुखी होना। वाक्य है लंबी बीमारी से परेशान मां ठंडी आह भरने लगी। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। क्वेश्चन नंबर 34, प्रतिकूल। आंसर है आपका अनुकूल। 35, शिक्षित। आंसर है आपका अशिक्षित। नेक्स्ट आते हैं आपका निम्नलिखित प्रश्नों का निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखिए। क्वेश्चन नंबर 36, जल्दी। आंसर है सागर। 37, अनुमति। आंसर है आपका इजाजत। नेक्स्ट आता है आपका निम्नलिखित शब्दों का भाववाचक संज्ञा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 38, भारत। आंसर है आपका भारतीय। 39, आवश्यक। आंसर है आपका आवश्यकता। निम्नलिखित शब्दों का विशेषण संज्ञा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 40, दिन। आंसर है आपका दैनिक। 41, दर्शन। आंसर है आपका दार्शनिक। नेक्स्ट आता है आपका निम्नलिखित शब्दों का कर्तृवाचक संज्ञा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 42, तैरना। आंसर है तैराक। क्वेश्चन नंबर 43, आंदोलन। आंसर है आपका आंदोलनकारी। नेक्स्ट आते हैं आपका निम्नलिखित शब्दों का समास पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 44, प्रयोगशाला। आंसर है आपका तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 45, स्वरधारा। आंसर है आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लेखन विभाग। ठीक है, क्वेश्चन सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पे आपको अथवा में 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको कोई भी एक पर टिप्पणी लिखनी है, और वो एक पर आप जो टिप्पणी लिखोगे वो आपका रहेगा 3 मार्क का। ठीक है, पहला है समाचार पत्र। समाचार पत्र जनसंचार का मुद्रित माध्यम है। हर सुबह समाचार पत्र समाचार लेकर लोगों के पास आते हैं। यह आज लोगों के जीवन का अभिन्न अंग हो गया है। आज समाचार पत्र शिक्षा, खेल, मनोरंजन, साहित्य एवं विज्ञापन के लिए बहुत उपयोगी है। समाचार पत्रों का ब्रिटिश शासन में बड़ा महत्व था। आज़ादी की लड़ाई में इनका बहुत योगदान रहा है। लोगों को आज़ादी के लिए तैयार करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, पायोनियर, मुंबई मिरर, केसरी, वंदे मातरम, प्रताप, हरिजन, यंग इंडिया, ऑल हिलाल आदि उस समय के प्रसिद्ध समाचार पत्र थे। हिंदुस्तान की सही तस्वीर उन दिनों कैसी थी, इसका पता इन समाचार पत्रों से चलता है। नेक्स्ट है आपका अथवा के बाद वाला क्वेश्चन, STD IST PCO। आंसर है आपका STD का पूरा नाम सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग है। STD में पहले कोड नंबर मिलाकर इसके बाद उपभोक्ता का नंबर लगाकर बात की जाती है। हर शहर राज्य का अलग कोड होता है। इसकी व्यवस्था डाक विभाग से की गई है। ISD का पूरा नाम इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग है। इससे कोड मिलाकर किसी भी देश के निवासी उपभोक्ता से बात की जा सकती है। अब मोबाइल युग में इसका प्रचलन कम हो गया है। PCO का पूरा नाम पब्लिक कॉल ऑफिस है। इससे निश्चित
इससे निश्चित विस्तार में टेलीफोन द्वारा उपभोक्ता का नंबर डायल करके बात की जा सकती है। नेक्स्ट आता है आपका निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिए हैं, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और यहाँ पे नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 47, मित्रता के लिए कौन सी बातें लोगों को आकर्षित करती है? आंसर है आपका सुंदर प्रतिभा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति। ये 2-4 बात देखकर मित्रता की ओर लोग आकर्षित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, हमें किसे अपना मित्र कहना चाहिए? आंसर है मित्र ऐसा हो जो सच्चा पथ प्रदर्शक हो, जिस पर हम विश्वास कर सके और मित्र कहना चाहिए और उसे मित्र कहना चाहिए। नेक्स्ट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 49, मित्र कैसा होना चाहिए? आंसर है आपका मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। क्वेश्चन नंबर 50, हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए? आंसर है हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे दोनों मित्रों एक दूसरे की खोज खबर ले, एक के लाभ हानि को दूसरे अपनी लाभ हानि समझे। क्वेश्चन नंबर 51, प्रशंसा और घृणा शब्द का विलोम शब्द। आंसर है आपका प्रशंसा का विलोम शब्द होगा निंदा और घृणा का विलोम शब्द होगा प्यार। नेक्स्ट आता है आपका इस परिच्छेद के लिए एक उचित शीर्षक दीजिए। आंसर है आपका सच्चा मित्र इस परिच्छेद का उचित शीर्षक होगा। यहाँ पे मैंने सच्चा मित्र दिया है, अगर आप चाहो तो आप अपने हिसाब से दूसरा इस परिच्छेद यानी इस पैराग्राफ को शीर्षक दे सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें आपका पत्र लेखन, यहाँ पे आपको एड्रेस भी दिया गया है और कौन किसको लिख रहा है वो भी दिया गया है। अगर आपको क्वेश्चन में एड्रेस दिया है तो आप वही एड्रेस आपको लेखन विभाग यानी कि पत्र लेखन में लिखना है। यहाँ पे आपको एड्रेस दिया गया है 35 शास्त्री नगर, नीलकंठ सोसाइटी, अहमदाबाद 380013 से राहुल परमार जो सूरत में रहते हैं, उन्होंने अपने जो भावेश पटेल को मतदान का महत्व विषय पर पत्र लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भावेश है उनके मित्र हैं और जो राहुल है वो उनको पत्र लिख रहे हैं। तो प्रिय भाव, यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पर एड्रेस लिख देना है और डेट लिख देना है। इसके बाद आपको स्टार्ट करना है, प्रिय भावेश सप्रेम नमस्कार, तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर खुशी हुई कि तुम्हारा 18 वर्ष पूर्ण हो चुका है। बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। साथ साथ तुम देश के एक जिम्मेदार नागरिक बन गए हो। हमारे देश में आज से 21 दिन तक मतदार यादी सुधारणा का कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। तुम भी मतदार यादी में अपना पंजीकरण करवा लो। मैं भी फॉर्म नंबर 6 लेकर आया हूँ। एक अतिरिक्त कॉपी तुम्हें इस पत्र के साथ भिजवा रहा हूँ। तुम इसमें जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से सारी जानकारियाँ भरकर अपने इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO को 2 दिन के भीतर यह फॉर्म और ज़रूरी दस्तावेजों की जेरोक्स कॉपी दे देना। 6 महीने पश्चात विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें तुम अपना कीमती और पवित्र मतदान दे सकोगे। हमारे देश में लोकशाही शासन व्यवस्था है, जिसमें देश का प्रत्येक वयस्क नागरिक अपना मत देकर सही सरकार चुन सकता है। मत का अधिकार भारतीय बंधारण ने हमें प्रदान किया है। इसका अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। एक मत कीमती है। एक मत से भी कई बार सरकार बनी है और गिरी भी है। मतदान करना प्रत्येक वयस्क नागरिक का कर्तव्य है। हमें योग्य शासन व्यवस्था देने वाले, देश को विकास की ओर अग्रसर करने वाले, दुश्मनों से देश को बचाने वाली सरकार चुननी चाहिए। कई बार देखा गया है कि मतदाता अपने कीमती मताधिकार का प्रयोग नहीं करते और बाद में सरकार को कोसते रहते हैं। अतः हमें अवश्य मतदान करना चाहिए। आशा रखता हूँ कि तुम मेरी यह सलाह अवश्य मानोगे।
अपना साथ अपने परिवार के सदस्यों और अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी मतदान करवाने अवश्य ले जाना। माता पिता को वंदन। जय हिंद। तुम्हारा मित्र राहुल। नेक्स्ट आता है रूपरेखा के आधार पर आपको कहानी लिखनी है और उसका शीर्षक देना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कहानी का आप नाम दे सकते हो एकता में बल। ठीक है, इसके बाद आपको कहानी स्टार्ट करनी है। राम रतन नामक एक व्यापारी था। उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, जीवन भर में जमा पूंजी थी जो उसने मेहनत करके कमाई थी। अब वह बूढ़ा हो चला था। उसके 4 बेटे थे। चार बेटे होना तो सौभाग्य की बात है, लेकिन राम रतन इन्हीं 4 के व्यवहार को लेकर बड़ा चिंतित रहता था, क्योंकि इन चारों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। वे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। राम रतन बहुत बीमार रहने लगा। अब उसे लगने लगा कि उसका अंतिम समय आ चुका है। अपनी चिंता का समाधान वह रात दिन खोजने लगा। इस समय में उसने अपने मित्र से बात की। मित्र ने उसे एक सुझाव दिया जो उसे बहुत पसंद आया। उसने सुबह में अपने चारों बेटों को बुलाया और 2 रस्सी मंगवाई। एक रस्सी में से धागों का अलग करके प्रत्येक लड़कों के हाथ में देकर उसे तोड़ने को कहा। लड़कों ने बड़ी आसानी से उसे तोड़ दिया। बाद में बूढ़े पिता ने धागों के समूह से बनी रस्सी को तोड़ने के लिए कहा। कोई भी लड़का धागों के समूह से बना रस्सी तोड़ नहीं पाया। इस पर आसानी से हरा देगा। इस पर चारों लड़कों को बड़े प्यार से समझाते हुए राम रतन ने कहा, अलग अलग धागों की तरह रहोगे तो तुमको कोई भी आसानी से हरा देगा, तोड़ देगा, लेकिन यदि तुम धागों के समूह से बनी रस्सी की तरह रहोगे तो कोई भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। पिता की इस सीख ने चारों लड़कों की आँख खोल दी। वे एक दूसरे से गले मिले और सारे गीले शिकवे छोड़ एकजुट हो गए। राम रतन की जान में जान आई। बोध तो एकता में बल है, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। ये आपका बोध था। ठीक है, आपको शीर्षक देना है एकता में बल और आपको बोध लिखना है। ये दोनों तो आपको लिखना ही है। इसके मार्क 1 मार्क होते हैं, 1.5 मार्क आपको इसके मिल जाएंगे। बोध में आपको लिखना है एकता में बल, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। और शीर्षक आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, एकता में बल दे सकते हो या फिर आपको जो ठीक लगे आप इस कहानी का शीर्षक दे सकते हो। अगर आप चाहो तो इस कहानी को और भी बड़ा बना के लिख सकते हो, उसके गांव का नाम लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप चाहो तो इस कहानी को और भी बड़ा करके लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित किसी एक विषय पर करीब 150 शब्द में निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पे आपको 3 अथवा में क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से आपको किसी एक पर निबंध लिखना है और उसका मार्क रहेगा आपका 7। फर्स्ट है आपका वृक्षारोपण एक आवश्यकता। आंसर है आपका वृक्ष प्रकृति की अनमोल संपदा है। मनुष्य के प्रकृति की गोद में ही अपने विकास की यात्रा का रथ चलाया था। मनुष्य एवं प्रकृति का अटूट संबंध है। ईश्वरीय सृष्टि की अलौकिक रचना प्रकृति की गोद में ही मनुष्य ने आँख खोली है एवं प्रकृति ने ही मनुष्य का पालन पोषण किया है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन पेड़ पौधे पर आश्रित रहा है। वृक्षों की लकड़ी विभिन्न रूपों में मनुष्य के काम आती है। वृक्षों से हमें फल फूल जड़ी बूटियां औषधियां आदि प्रदान होती है। शुद्ध वायु एवं तपती दोपहर में छाया वृक्षों ने ही प्रदान किया है। वृक्ष वर्षा में सहायक होते हैं एवं भूमि को उर्वरक बनाते हैं। प्रदूषण को समाप्त कर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वृक्ष बाढ़, सूखा एवं मिट्टी को कटान आदि प्राकृतिक आपदाओं से हमारी रक्षा करते हैं। हमारी संस्कृति में वृक्षों को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती थी। होली, दीपावली, वसंत पंचमी, पोंगल, बैसाखी आदि उत्सव मनाकर हम प्रकृति का स्वागत करते हैं।
यदि मनुष्य जाति को बचाना है तो वृक्षों को बचाना होगा, अर्थात हमें वृक्षारोपण करना होगा। इसलिए एक बच्चा एक पेड़ का नारा दिया गया है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वन नीति की अंतर्गत 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। भारत में वृक्षा के कटाव से 3 लाख हेक्टेयर वन्य क्षेत्र में कमी आई है। वन की 50 मीटर की एक कतार वाहनों के शोर और 30 से लेकर 50 डेसिबल तक कम करती है। इसी तरह चौड़ी पत्ती वाले पेड़ वातावरण में जड़ रही धूल की रोकते एवं वायु को शुद्ध करते हैं। किसानों द्वारा बोई गई फसलों के साथ क्रमबद्ध तरीके से उसी भूमि पर वृक्षों को लगाने कृषि वानिकों का रूप है। इसके उद्देश्य पशुओं के लिए हरा चारा तथा खाना बनाने के लिए ईंधन उपलब्ध कराना है। वन विहीन क्षेत्रों को ढकने के लिए घने और तेजी से बढ़ने वाले वृक्षों का चुनाव करना चाहिए। वृक्षों की अतिरिक्त झाड़ियाँ वाले पौधे एवं घास को लगाना चाहिए, जिससे भूक्षरण रुके। हरे चारे वाले वृक्षों एवं पौधों को लगाना चाहिए। तेजी से बढ़ती जनसंख्या एवं तेजी से बढ़ती औद्योगिक इकाइयाँ, मशीनीकरण एवं शहरीकरण के कारण वनों का जो तीव्र गति से ह्रास हुआ है, उससे समस्त विश्व चिंतित है। वृक्षारोपण का उद्देश्य केवल वृक्षों को लगाना ही नहीं, वरन वृक्षारोपण करने के बाद उसकी उचित देखभाल करना भी आवश्यक है। निजी क्षेत्र में स्वयंसेवी युवकों का संगठन बनाकर वृक्षारोपण का कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 50 अथवा के बाद वाला क्वेश्चन, जिसमें है आपका भारत की विकट समस्या जनसंख्या। आंसर है भारत को स्वराज मिला तो आधी सदी बीत गई, पर सुराज अब तक नहीं मिला। 9 पंचवर्षीय योजनाएं अमल में आ गई, पर देश की गिनती आज भी दुनिया के पिछड़े हुए देशों में ही होती है। इसका सबसे बड़ा कारण है देश की लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या। जनसंख्या में हो रही यह वृद्धि ही देश की सारी समस्याओं की जड़ है। आज हमारा देश सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में विश्व में 1 नंबर पर है। जनसंख्या की वृद्धि ने देश के विकास को पंगु बना रखा है। विज्ञान के विकास से जो लाभ मिले वे आबादी की बाढ़ से बह गए। स्वतंत्रता के बाद देश में बड़ी बड़ी नदियों पर विशाल बांध बने। सिंचाई की सुविधा से देश की हरती क्रांति हुई। अनाज का उत्पादन बढ़ा, फिर भी यहाँ सबके भरपेट अन्न नहीं मिल पाता। हमारे बाजार कपड़ों से भरे पड़े हैं, पर सबको शरीर ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिलता। शहरों में मकानों की उपेक्षा झोपड़ियों ही अधिक दिखाई देती हैं। सड़कों पर चलने के लिए जगह नहीं मिलती। रेलगाड़ियों और बसों में लोग लटक कर यात्रा करते हैं और दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। जंगल नष्ट हो रहे हैं। गर्मियों में पेयजल का भीषण संकट खड़ा हो जाता है। चोरी, गुंडागर्दी, तस्करी आदि असामाजिक प्रवृत्तियां का एक प्रमुख कारण जनसंख्या के बेहद वृद्धि ही है। हमारे देश में जनसंख्या के विस्फोट के कई कारण हैं। विज्ञान ने यदि हमें विनाश के साधन दिए हैं, तो जीवन रक्षक औषधियाँ भी दी हैं। महामारियों और संक्रामक रोगों का अब पहले जैसा प्रकोप नहीं रहा है। अधिकांश रोगों पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया है। जीवन की सुविधाएं भी बढ़ रही है और स्वास्थ्य तथा वातावरण के प्रगति में जो जनसंख्या की सीमित रहना जरूरी है। जनसंख्या पर नियंत्रण करना आज समय की सबसे बड़ी मांग है। ऐसे तो माल्थुनियन थियरी के अनुसार प्रकृति स्वयं जनसंख्या का संतुलन करती है। युद्ध, दंगे, बीमारियां, बाढ़, त्सुनामी,
भूकंप आदि के द्वारा बढ़ी हुई आबादी को कम कर देती है। फिर भी हम देशवासियों का कर्तव्य है कि हम जनसंख्या को बेकाबू न होने दें। इसके अलावा परिवार नियोजन आदेश अथवा के बाद वाला क्वेश्चन आता है आपका भारत की जनसंख्या। ठीक है, भारत की एक विकट समस्या जनसंख्या। अथवा के बाद वाला क्वेश्चन भारत की विकट समस्या जनसंख्या। यहाँ पे आपको आंसर है आपका भारत को स्वराज मिले तो आधी सदी बीत गई, पर सुराज अब तक नहीं मिला। 9 पंचवर्षीय योजनाएं अमल में आई गई, पर देश में गिनती आज भी दुनिया के पिछड़े हुए देशों में ही होती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि देश की लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या में हो रही यह वृद्धि ही हमारी देश की सारी समस्याओं की जड़ है। आज हमारा देश सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में विश्व में 1 नंबर पर है। जनसंख्या की वृद्धि ने देश के विकास को पंगु बना रखा है। विज्ञान के विकास में जो लाभ मिले वे आबादी से बढ़ गए हैं। स्वतंत्रता के बाद देश में बड़ी बड़ी नदियां पर विशाल बांधे गए। सिंचाई की सुविधा में देश में हरित क्रांति लाई गई। अनाज का उत्पादन बढ़ा, फिर भी यहाँ सबको भरपेट अन्न नहीं मिल पाता। हमारे बाजार कपड़ों से भरे पड़े हैं, पर सबको शरीर ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिलता। शहरों में मकानों की उपेक्षा झोपड़ियों ही अधिक दिखाई देती है। सड़क पर चलने के लिए जगह नहीं मिलती। रेलगाड़ियों और बसों में लटक कर यात्रा करना पड़ता है और दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। जंगल नष्ट हो रहे हैं। गर्मियों में पेयजल का भीषण संकट खड़ा हो जाता है। चोरी, गुंडागर्दी, तस्करी आदि असामाजिक प्रवृत्तियों का एक प्रमुख कारण जनसंख्या की बेहद वृद्धि ही है। हमारे देश में जनसंख्या के विस्फोट में कई कारण हैं। विज्ञान ने यदि हमें विनाश के साधन दिए हैं तो जीवन रक्षक औषधियाँ भी दी है। महामारियों और संक्रामक रोगों का अब पहले जैसा प्रकोप नहीं रहा है। अधिकांश रोगों पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया है। जीवन की सुविधाएं भी बढ़ रही है और स्वास्थ्य तथा वातावरण में प्रगति, लोगों में जागरूकता भी आई है। आयु सीमा बढ़ने तथा मृत्यु दर में कमी आने से भी आबादी की वृद्धि होती है। जनसंख्या पर नियंत्रण करना आज समय की सबसे बड़ी मांग है। ऐसे तो माल्थ्यूजियन थियरी के अनुसार प्रकृति स्वयं जनसंख्या का संतुलन करती है। युद्ध, दंगे, बीमारियां, बाढ़, त्सुनामी, भूकंप आदि के द्वारा वह बढ़ी हुई आबादी को कम कर देती है। फिर भी हम देशवासियों का कर्तव्य है कि हम जनसंख्या को बेकाबू न होने दें। उसके लिए परिवार नियोजन के आदर्श को अपनाएं। हम शादियों निर्धारित उम्र या उसके पश्चात ही कराएं। कानून द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण करना जरूरी है। देश के सुख, शांति और प्रगति के लिए जनसंख्या का सीमित रहना जरूरी है। पश्चिमी देशों की प्रगति का रहस्य वहाँ जनसंख्या का कम होना है। उत्पादन और जनसंख्या में सुसंगत रहकर ही हम बुद्धिमान और दूरदर्शी होने का दावा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्त्री सशक्तिकरण पर आपको निबंध लिखना है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है स्त्री सशक्तिकरण पर आपको निबंध लिखना है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, सम्मान किया जाता है, वहाँ देवता प्रसन्न होते हैं, वहाँ देवों का वास होता है। इस पंक्ति का विस्तृत अर्थ है नारियों का जहाँ आगे बढ़ने के अवसर दिए जाते हैं वहाँ समृद्धि आती है। स्त्री सशक्तिकरण का अर्थ नारी की क्षमता से है, जिससे उसमें योग्यता आ जाती है कि वो अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके। हम ऐसे समाज की कामना करते हैं जहां परिवार की नारी
को परिवार और समाज में अवसर दें, जहां वह अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आवश्यक सारे निर्णय स्वयं ले सके। महिला प्रगति के लिए जब अपने कदम आगे बढ़ा लेते हैं तो उसका परिवार आगे बढ़ता है, परिवार आगे बढ़ता है तो समाज आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है तो राष्ट्र आगे बढ़ता है। भारतीय समाज में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमें अनेक अधिकारियों हितों का हनन करने वाले सभी दानवीय कुरीवाजनों को मारना होगा, जैसे दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन शोषण, भ्रूण हत्या, असमानता, मानव तस्करी, वेश्यावृत्ति, लैंगिक भेदभाव जैसी ऐसी ही अन्य कुरिवाज। दहेज प्रथा जैसी कुरिवाजों से समाज में नारी का अवमूल्यन होता है। उसे चीजें समझा जाता है। गरीब मध्य वर्गीय परिवार में लड़कियां बोझ बन जाती हैं। याचनानुसार दहेज न देने में पग पग पर नारी को प्रताड़ित करने उसे अनेक मानसिक शारीरिक यातनाएं दी जाती है, यहाँ तक कि उसे जिंदा जला दिया जाता है या आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इसी कारण भ्रूण हत्या को प्रोत्साहन मिलता है। इससे लैंगिक भेदभाव बढ़ता है। नारी सशक्तिकरण के लिए जन्म से ही नारी को प्रोत्साहन करना चाहिए। उसको संस्कार शिक्षा से परिष्कृत करना चाहिए। लड़कियों को बचपन से ही शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से सशक्त करना आवश्यक है। बच्चियों की बेहतर शिक्षा पर बचपन से ही आवश्यक ध्यान देना चाहिए। बालिकाओं को कुपोषण से बचाया जाए। सरकार के द्वारा ही इस संबंध में अनेक कदम उठाए गए हैं। आज भी पिछड़े विस्तारों में अशिक्षा, असुरक्षा और गरीबी के कारण बाल विवाह कर दिया जाता है। छोटी उम्र में बच्चे पैदा होने के कारण जच्चा बच्चा दोनों को ही खतरा रहता है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनके खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार, लैंगिक भेदभाव, बाल विवाह, सामाजिक अलगाव, घरेलू हिंसा आदि को रोकना अनिवार्य है। अनेक कायदा द्वारा इन दूषणों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। हमारे देश का इतिहास वीरांगनाओं के वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। इस धरती पर अनेक बुद्धिजीवी महिलाओं ने जन्म लेकर विश्व का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जो नारियों ने सर न किया हो। एवरेस्ट की ऊंचाइयां भी उसके मनोबल का सामना नहीं कर पाई। भारतीय नारी ने सशक्तिकरण को कोई नहीं रोक सकता। आवश्यकता है नारी की प्रति सबके सोच बदलने की। तो यहाँ पे आपका नारी सशक्तिकरण के ऊपर भी निबंध खत्म होता है और यहीं पे आपका प्रश्न पत्र 6 भी खत्म होता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यहाँ पे आपका हिंदी का गाला असाइनमेंट पूरा खत्म हुआ। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको उसको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।